प्रदेश के महासचिव अर्चना गुप्ता जी, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष राजू मोर जी, चेयरमैन के प्रतिनिधि हमारे सैनी साहब, राज सैनी जी, सियाराम गोयल जी, पार्टी के वरिष्ठ और बहुत से लोग यहाँ पे, बबलू गोयल जी हमारे मीडिया प्रभारी, सब आपके बीच में है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमित्त आपको रणधीर पनियार तो सब आपके बीच में है। प्रेस विषय पे बात करेंगे मैडम, उसके बाद आप अपना सवाल उनसे पूछ सकते हो। विषय पहले मैडम रखते हैं आपके। सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। और आज जो ये प्रेस वार्ता है, हमने अग्निवीर योजना हमारी केंद्र सरकार ने एक लेकर आई थी, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। और ये हमारी हरियाणा में 6 शहरों में आज प्रेस वार्ता हो रही है। तो जीएमए संगठन की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी, तो इसलिए आज मैं आपसे इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अग्निवीर एक ऐसी योजना भारत सरकार लेकर आई जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत की सेना जो है वो युवा सेना हो। अग्निवीर योजना के आने से पहले भारत की सेना की जो औसतन एज थी वो 32 थी, और अग्निवीर आने के बाद भारत की सेना की जो औसतन एज है वो 26 हो जाती है। अगर हम ब्रिटेन की देखें, अगर हम यूएसए की देखें, तो सभी देशों की सेनाओं की जो औसतन एज है वो 32 से काफी कम है। सेना युवा हो, सेना में जो शूरवीर हैं वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अच्छी तरीके से जानकारी रखते हों, क्योंकि आजकल जैसे कि हम सबको पता है कि युद्ध में जितने हथियार भी यूज हो रहे हैं उनमें डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन हथियारों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे सैनिक हमें चाहिए जो युवा हों और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अच्छे तरीके से जानकारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रखते हैं। 10वीं करने के बाद, 12वीं करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं और जिनकी पढ़ने में हो सकता है रुचि हो, जिनकी हो सकता है पढ़ने में ना रुचि हो। बहुत सारे हरियाणा जो है वीरों की धरती है, और वैसे तो ये पूरे भारत में ही लागू है, लेकिन अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो वीरों की धरती है। बहुत सबसे ज्यादा जो है हम किसान भी हमारे, वीर भी हमारे और खिलाड़ी भी हमारे। अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो जो बच्चे फौज में जाना चाहते हैं, किसी भी सेना में, जल सेना में, नौसेना में, वायुसेना में जाना चाहते हैं, तो 17.5 साल के बाद जो है वो अग्निवीर योजना के तहत शॉर्ट टर्म जैसे सर्विस कमीशन होता है 4 साल के लिए, उस योजना के तहत अग्निवीर में वो बच्चे जा सकते हैं। और फिर अगर हम उनकी सैलरी की बात करें तो पहले वर्ष में 30,000, दूसरे में 33, तीसरे में 36,500 और चौथे में 40,000 रुपए की सैलरी जो है इन शूरवीरों को सरकार दे रही है, जिसमें से 30% कट के उनके खाते में जमा हो जाता है। और 30% जैसे कि 30,000 रुपए में से 9,000 रुपए सरकार देगी और 9,000 रुपए उसकी सैलरी में से कट के खाते में जमा हो जाएगा। और जब 4 साल के बाद बच्चा इस जिम्मेवारी को खत्म कर लेगा तो उसको 10 लाख रुपए जो है वो मिल जाते हैं। और इन 4 सालों में ज्वाइन करने से पहले उनकी, जैसे हमारी किसी भी सेना की ट्रेनिंग होती है, उस तरीके से पूरी ट्रेनिंग इन बच्चों की करी जाती है। इन बच्चों को इतना सशक्त बनाया जाता है कि वो सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझे, किस तरीके से उन्होंने हथियारों को चलाना है, कैसे सेना के अनुशासन की पालना करनी है, उन सब चीज़ों को भी ये बच्चे साथ साथ समझते हैं। और जब 4 साल पूरे हो जाते हैं इन बच्चों के, तो उसके बाद 25% बच्चे सेना ही उन बच्चों को जो है वो
रख लेती है, चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे नौसेना हो। 25% बच्चे वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसके अलावा भी चाहे वे बाद में भी बाकी उसके अलावा भी चाहे हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, चाहे एविएशन मिनिस्ट्री है, और चाहे हमारे बॉर्डर बीएसएफ है, चाहे हमारा सीआरपीएफ है, कुछ बच्चों के लिए वहां पर भी उसके बाद रिजर्वेशंस करी गई है। और अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है किसी वजह से, बच्चा अगर मान लो 4 साल जॉब कर रहा है और 4 साल में कोई बच्चे के साथ कैजुअलिटी हो जाती है, किसी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, तो 48 लाख रुपए जो है सरकार उनके परिवार को देती है। और अगर युद्ध में कैजुअलिटी हो जाती है, एक होता है कि वैसे डेथ हुई किसी और कारण से, लेकिन अगर युद्ध में उनकी डेथ हो जाती है तो 48 प्लस 44 और प्लस जो 10 लाख उसको मिलने थे, तो उसका जो भी रिश्तेदार है उसको करीब करीब 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन जो है वो सरकार देती है। और सबसे बड़ी बात, एक तो बच्चे को एक एक्सपीरियंस हो गया, और 4 साल के बाद जिन बच्चों को, कुछ तो वहीं रह जाते हैं फौज में ही, कुछ नौसेना में या वायुसेना में, और कुछ बच्चे जो आते हैं, जो सिविल सोसाइटी में आते हैं, तो वो आप ये देखिए कि आज के दिन अगर हमें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसका अनुशासित बच्चा, जब 17.5 साल का बच्चा जाएगा और 4 साल के बाद वो सिविल सोसाइटी में अगर वापस आता है, तो 21.5 साल का बच्चा 10 लाख रुपए लेके आ रहा है। वो बच्चा अगर अपना, आज हमने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इतने सारे एमएसएमई के प्रोजेक्ट्स हैं, एमएसएमई में इन बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, इनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर बच्चा अपना कोई भी उद्योग स्थापित करना चाहता है, 21.5 साल का बच्चा जो 10 लाख रुपए लेकर आया है, तो वो अपना उद्योग स्थापित कर सकता है। उद्योग स्थापित करने के अलावा अगर वो नहीं भी उद्योग स्थापित करना चाहता और वो किसी भी प्राइवेट फर्म में जाना चाहता है, कहीं पर मैं कहती हूँ चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज में जाना चाहता है, किसी भी सर्विस में जाना चाहता है, तो आप ये देखिए कि 22 साल का अनुशासित बच्चा किया गया है। ऐसे बच्चे अगर हमारे पास सिविल सोसाइटी में आकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो वो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट फर्म हो, उसके लिए भी एसेट हैं। क्योंकि ये हम सब देख रहे हैं कि अगर इस तरीके के अनुशासित बच्चे आएंगे और ट्रेंड बच्चे आएंगे, तो वो जिस भी संस्था में काम करेंगे उस संस्था को बहुत आगे तक लेकर जाने की क्षमता जो है वो ये बच्चे रखते हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने, चाहे ममता बनर्जी ने, चाहे आम आदमी पार्टी ने एक भ्रामकता पूरे के पूरे देश में फैलाई कि 4 साल बच्चे काम करने के बाद क्या करेंगे, वो एक भ्रामकता कहीं ना कहीं, जो काम एक बहुत अच्छी सोच के साथ किया जाता है, देश की सेना ज्यादा मजबूत हो, देश की सेना युवा हो, और कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी ना देख पाए, जो काम इस सोच के साथ किया जाता है, उस सोच को प्रभावित करने का काम ये विपक्षी पार्टियां करती हैं। और सबसे बड़ी बात, बेटियों को आज तक इतने साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, कभी उन्होंने महिलाओं को बीएसएफ में, एयरफोर्स में, अलग अलग फोर्सेस में उनकी एंट्री बैन थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कोई भी फोर्सेस आप आज ले लो, सब फोर्सेस में बेटियां बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। अगर आपने 26 जनवरी की इस साल की परेड देखी हो, तो इतनी सारी टुकड़ियों का जो नेतृत्व है वो हमारी भारत की मजबूत वीरांगनाएं कर रही थी। और उसी तरीके से 1985 जो बेटियां हैं वो अग्निवीर बन चुकी हैं और अलग अलग सेनाओं में काम कर रही हैं। 2022 में करीब करीब 52,000 के करीब अग्निवीर रिक्रूटमेंट उनकी हो चुकी है सेना में। अगले साल 2023 में 56,000 के करीब रिक्रूटमेंट हुई है, और अभी 2024 की रिक्रूटमेंट चल रही है। तो जो बच्चे वहाँ रहना चाहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने 4 साल में प्रदर्शन किया, उसके आधार पर 25% सेनाएं ले रही हैं। उसी तरीके से हरियाणा सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो,
चाहे जो है हमारी असम की सरकार हो, इन मध्य प्रदेश की सरकार हो, साथ तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इन बच्चों को अपने पास किसी भी तरीके की जॉब जो देनी है उसमें इनको प्रायोरिटी दी है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी योजना जिसमें भारत विश्व के मानचित्र पर एक अपना नया स्थान बना सके, एक मजबूत स्थान बना सके, कोई भी अगर ऐसी योजनाएं हम लेकर आते हैं तो विपक्षी जो कहीं ना कहीं अंदर से भारत को हमेशा कमजोर करने में लगे रहते हैं, वो इसके ऊपर सवाल उठा देते हैं। एक ऐसी योजना अगर आप लोगों ने देखा हो कि इजराइल में, एक ऐसा देश जो कभी कोई युद्ध नहीं हारता, वहां पर हर बच्चे के लिए कंपलसरी है कि वो सेना में अपनी सेवाएं अवश्य देगा। रशिया में वहां पर भी ये कंपलसरी है कि हर बच्चा अपनी सेना में अपनी सेवाएं अवश्य देगा। इसी तरीके की जो शॉर्ट सर्विस कमीशन हैं, वो चाहे यूएसए हो चाहे यूके हो, अलग अलग देशों में ये शॉर्ट सर्विस कमीशन भी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे राष्ट्र को कोई नुकसान हो, युवा को कोई नुकसान हो, हमारी सारी की सारी सोसाइटी को कोई नुकसान हो। ऐसी एक योजना जिससे हर वर्ग को फायदा हो रहा है, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, भारत को युवा और साहसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रेरित, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ट्रेंड सेना मिल रही है, बच्चों को उचित मानदंड मिल रहा है विद कवरेज ऑफ, अगर कोई किसी तरह की अनहोनी घटना हो जाती है उसके बाद उन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है। जितने बच्चे सिविल सोसाइटी में वापस आकर किसी ना किसी फर्म में कहीं ना कहीं कोई अपना बिजनेस करेंगे, रोजगार करेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, तो हमें ट्रेंड बच्चे, अनुशासित बच्चे जो देश को प्यार करते हैं, जो हर तरीके से ट्रेंड हैं, उन बच्चों को अपने साथ जब हम काम करेंगे तो वो फर्म भी, वो सिविल सोसाइटी में भी देश का जो है गौरव वो बच्चे बढ़ाएंगे, युवा और साहसी बच्चे हमारे देश के बनेंगे। तो ऐसी सोच रख के इस योजना को लाया गया और बच्चों में, बेटियों में, सभी में इसका बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि ये पूरी की पूरी पैन इंडिया चलती है ये योजना, सब जगह बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं इसमें अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप राजनीति करो, आप अपनी पार्टी की बात रखो, लेकिन जो काम राष्ट्र हित में किए जाते हैं, जो बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए किए जाते हैं, जो राष्ट्र निर्माण के लिए किए जाते हैं, उन सब योजनाओं पर भी अगर ये विपक्षी इस तरीके से प्रहार करते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि इनसे बड़ा राष्ट्र विरोधी और कोई नहीं हो सकता। जैसे तीन कृषि बिल की बात करें या नोटबंदी की बात करें या अग्निवीर योजना, सरकार तीनों योजनाओं में फेल नजर आई है। या तो सरकार को लगता था कि पहले कोई जागरूक अभियान चलाना चाहिए, अभी टीम ग्राउंड पे जाए। मैं आपकी हर बात का जवाब देती हूँ। पहली बात, आपने नोटबंदी की बात कही, आप मुझे बताइए कि नोटबंदी के पूरा टाइम भारत की जनता इतनी खुश थी कि कोई व्यक्ति ने कहीं पर भी इसका कोई विरोध नहीं किया। हाँ, परेशान वो लोग थे, परेशान सैकड़ों लोग जिनके मरने की बात आप कर रहे हो। 140 करोड़ हम देशवासी हैं, जितनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, उस अनुपात में कुछ ना कुछ हल्की फुल्की होता है। मैं ये नहीं कह रही कि जो मरे हैं उनके साथ हमारा कोई संवेदनशीलता नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या में कुछ हल्की फुल्की कोई दुर्घटना कभी भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं हो नोटबंदी की वजह से दुर्घटना हो, अदरवाइज भी दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो 140 करोड़ के देश में कहीं भी नोटबंदी के विरोध में धरना प्रदर्शन या कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई
कि मोदी जी गरीब लोगों के साथ खड़े हैं। हाँ, पर ये घटना उन लोगों के लिए थी जिनके ट्रंकों के भरे हुए नोट खराब हो गए, जिन भ्रष्टाचारी नेताओं ने अपने घरों में संपत्तियों के इतने बड़े बड़े भंडार कर रखे थे। हाँ, उनका भविष्य जरूर उस नोटबंदी की वजह से, पूरे पैसे आ गए ना, सरकार में पैसे तो पूरे आए। उस नोटबंदी की वजह से, उस नोटबंदी की वजह से वो आए। धीरे धीरे उन लोगों ने किसी ना किसी माध्यम से चेंज करवाए होंगे, लेकिन जो एक ये भी तो खुली सरकार के फेलियर है ना, क्योंकि पैसे आए हैं तो उनको ऐसे देखिए कि सरकार ने ये प्रोविजन तो दिया ही था ना कि आप 2000 रुपए चेंज करा सकते हो, लेकिन जिस तरीके से उनका गलत इस्तेमाल होता है, उस गलत इस्तेमाल में तो कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा पूरे के पूरे देश ने। नोटबंदी में जिस तरीके से काले धन पर प्रहार हुआ, कड़ा प्रहार हुआ, कोई भी भारत का प्रधानमंत्री आज तक इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाया। लेकिन मोदी जी ने वोट की चिंता ना करते हुए, अपनी चिंता ना करते हुए कि हम सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे, काले धन पर इससे बड़ा प्रहार आज तक कोई राजनेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले भी कहते थे, डिबेट में कहते थे कि नोटबंदी होगी तो अमन जी, मेरा ये कहना है, एक मिनट कर लो, आप कर लो, नहीं कर लो आप। आज सिर्फ होगी तो अग्निवीर पे बात कर रहे हैं ना, आतंकवाद नहीं कम सर, होगा। लेकिन आतंकवाद तो पूरे करेंगे। एक महीने में 5 आतंकवादी हमले हुए, आतंकवाद तो कम नहीं हुआ। ऐसे अब देखो, लगातार पहली बार जब मान लो कांग्रेस की सरकारें थी तो सैनिकों के हाथ लगातार बंधे हुए थे, जम्मू कश्मीर में गोलियां चलती रहती थी, बॉर्डर पर हमारे सैनिक का सिर काट कर ले जाते थे, बॉर्डर पर लगातार गोली चलती रहती थी। हमारी सेना के पास पहली बात गोला बारूद नहीं था, सेना के लगातार हाथ बांधे हुए थे, वहां से गोली चलती थी, विपक्ष पाकिस्तान से सैनिक शहीद होते रहते थे, लेकिन सेना को वापस अटैक करने की मोहलत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार आज सैनिकों के पास पूरा का पूरा गोला बारूद है। अगर हमारा अभिनंदन पाकिस्तान में जाता है तो 24 घंटे के बाद सुरक्षित अभिनंदन वापस आता है। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। सरकार का फेलियर की बात करो, आज पूरा का पूरा चाइना हमारे साथ डर के बात करता है। मोदी जी कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ आंख में आंख मिला के बात करेगा तो ठीक है, लेकिन हम किसी को ऊंची आवाज में या सिर उठा के बात नहीं करने देंगे। पहली बार हमारी सेना इतनी मजबूत हुई। पहली बार कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, सारा टाइम दलाली चलती थी और हम केवल और केवल बाहर से सामान खरीदते थे। आज 60% के करीब रक्षा उपकरण हम भारत में बना भी रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप लोग भी मीडिया कर भी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो अच्छे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है, आज आप बता दो कौन से रक्षा उपकरण में किसी तरीके की सौदेबाजी चल रही है। आज आप पहली बार ये चिंता कर रहे हैं, लिथियम की बैटरीज चाइना से इंपोर्ट होती थी और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कमी आ गई, क्योंकि लिथियम की बैटरीज वहां से नहीं मिल रही थी और हमारी गाड़ियां जो है उनके उत्पाद में बनने में कहीं ना कहीं कमी आ गई। तो आज मोदी जी ने ये चिंता करी कि लिथियम की बैटरीज बनाने में भी भारत जो है अपने पैरों पर खड़ा हो और 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लिथियम की बैटरी के आज भारत में आ रहे हैं। तो हर क्षेत्र में भारत जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो रक्षा उपकरणों में, इससे ज्यादा मजबूत। आज हमारे पास बॉर्डर तक, जहां तक चीन का बॉर्डर है वहां तक मोटरेबल रोड है। 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया और कभी हमारी सेना को वहां तक मोटरेबल रोड नहीं मिली कि ना मोटरेबल रोड होगी। और जो नेहरू जी थे, जाते हैं ताशकंद समझौते में और जाके उनको गिफ्ट दे आते हैं भारत की धरती। और आज 1 इंच भारत की भूमि पर कोई हमारा दुश्मन देश कब्जा करके तो देखिए। और जहां मैम, आप जींद की धरती से, आप जींद के बहू भी हैं, हरियाणा के आप निवासी भी हैं, आप बच्चों के भविष्य की बात कर रही है कि भाजपा ने बच्चों का भविष्य सुधारा है, सुधारने का प्रयास कर रही है। मैम, सीटी पेंडिंग है, डी ग्रुप की भर्तियों में आप 2500 वैकेंसी, उनका कोई अभी पता ही नहीं आता, पता ही नहीं कि वो निकलेंगे, उनको ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। कौन सी वाली डी ग्रुप की, जिनमें 5 नंबर वाली बात है, कौन सी वाली डी ग्रुप 5 नंबर को खत्म किया है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 5 नंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। लेकिन आज मैं ये आप सबसे कहना चाहती हूँ
कि पहली बार आपने सभी सरकारें देखी, सारे लालों की सरकार आपने देखी, और किस तरीके से आप या तो MP MLA मंत्री के जूते चाटो, या अपनी माँ का जेवर बेचो, या अपना किला बेचो, तब सरकार में आपको नौकरी मिलती थी। और हुड्डा की सरकार में तो उनके किसी रिश्तेदार को तब नौकरी मिलती थी जब उनकी किसी बहन बेटी से शादी भी करो। ये भी एग्जाम्पल है अगर आप ढूंढोगे तो। एक मिनट में बात कर रही हूँ जी, पूरी बात कर रही हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद पहले की सरकारों में नौकरियां मिलती थी। पहली बार हरियाणा की धरती पे ये हुआ, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन आज अगर आप गांव-गांव में जाओगे, रिक्शा वाले का बच्चा, टायर पंचर लगाने वाले का बच्चा, ऐसे गरीब माँ बाप का बच्चा जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी, ऐसे बच्चों को 1,10,000 नौकरियां देने का काम हमारी सरकार ने किया। उसके बाद जो गरीब बच्चे, जिन परिवारों में एक भी नौकरी नहीं थी, और उन बच्चों को अगर हमारी सरकार ने, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं था, जिन परिवारों में कोई नौकरी नहीं है, जो बहुत ज्यादा गरीब परिवार है, उन परिवारों को हमारी सरकार ने 5 नंबर दिए ताकि उनके भी बच्चे मुख्य धारा में समाज के साथ शामिल हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो 5 नंबर का क्लॉज काट दिया, लेकिन उन बच्चों को भी हम जाने नहीं देंगे। उन बच्चों को भी किसी ना किसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे या अब हमारे करंट मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही इतने संवेदनशील हैं कि उन बच्चों को भी हम कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उनको भी हम मुख्य धारा में जोड़े रखेंगे। उन बच्चों को ऐसे नहीं करेंगे कि जी अब हमने उनको निकाल दिया, कैसे जोड़ेंगे उसकी चिंता हम लोग करेंगे। हरियाणा आपका सवाल था। कितनी नौकरियां क्या रखी आपने, फिर भी हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। देखो, अगर आप 10 साल की हुड्डा की सरकार निकाल के देख लो तो आप देख लेना कितनी नौकरियां लगी है। मैं एग्जैक्ट डाटा मेरे को भी बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन 50 से 60,000 नौकरियां लगी। अभी तक हम लोग 1,20,000 के करीब नौकरियां दे चुके हैं, और आने वाले अगले 2-3 महीने में 60,000 नौकरियां जो हैं और वो हरियाणा के बच्चों को मिल जाएंगी। तो पहले के 10 साल में कितनी नौकरियां मिली और किस तरीके से नौकरी मिली, और इन 10 सालों में कितनी नौकरियां मिली और किस तरीके से मिली, नंबर तो है ही है, लेकिन वो किस तरीके से मिली उसकी भी आप लोगों को चिंता करनी मैडम आपने भूपेंद्र हुड्डा और आपकी सरकार से कंपेयर किया, वो बाजरे की रोटी खिला के भी लोगों को खुश कर रहे थे, आप केक खिला के भी खुश नहीं कर पा रहे हो, क्या कारण? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बाजरे की रोटी भी खिला के खुश कर पा रहे थे और आज हम केक खिलाकर भी खुश नहीं कर पा रहे। पिछले दिनों हमारे चुनाव हुए, 44 विधानसभाएं हमने उसमें जीती हैं, 5 सीट हार गए जी, 5 सीट हार गए, लेकिन अगर आप देखोगे तो 44 विधानसभाएं हमने जीती है, 90 में से 42 कांग्रेस ने जीती और 4 आम आदमी पार्टी ने जो है वो विधानसभाएं जीती हैं। तो इसलिए इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि, और तीसरी बार 10 साल की सरकार के बाद तीसरी बार केंद्र में हमने सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसलिए वो बात है ना कि अगर हम, ये मैं मानती हूँ कि एक 400 पार का नारा आया, लेकिन उसमें क्या है कि 2 बच्चे थे, एक बच्चा तो 15% 20% पे रहता था, दूसरा बच्चा जो है वो 75% पे रहता था। तो पहले ने टारगेट बनाया मैं 75 से 90 पे जाऊंगा, दूसरे ने सोचा कि मैं 20 से, हो सकता है मेरे 25 हो जाएं। अब 90 वाले, जिसने 75 वाले ने 90 का टारगेट बनाया था, वो 75 से 70 पे आ गया सरक के, तो ऐसे लग रहा है कि हम हार गए। 20 वाला 15-20 वाला सरक के 5% 25 पे चला गया, तो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। तो ये तो एक देखने का नजरिया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की, और मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनी है। और आप देखिएगा कि पहले भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 11वें पायदान पे था, मोदी जी के निरंतर प्रयासों से वो 5वें पायदान पे आया, और अब तीसरी बार जब मोदी 3 आ रही है तो तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की जो सबसे बड़ी बनने जा रहा है। और ये बात आप लोग भी, इस बात के बारे में आप लोगों को भी पता है कि जितनी हमारी जनसंख्या है, हर व्यक्ति को सरकार जो है नौकरी नहीं दे सकती, एक लिमिटेड नंबर ही नौकरी ले सकता है। लेकिन उसके लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, MSME के कितने सारे प्रोजेक्ट्स, और जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में हम अपना सेल्फ मेड इन इंडिया कर रहे हैं, हर क्षेत्र में मेक इन इंडिया की फैक्ट्रीज आ रही हैं, तो वो जितना भी हम काम कर रहे हैं, स्किल इंडिया,
कौशल जो है हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, और नई शिक्षा नीति जिसमें हम केवल क्लर्क नहीं बना रहे, हम ट्रेंड बच्चों को लेकर आ रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद जो बीए वगैरह के बच्चे आते थे जिनके हाथ में कोई हुनर नहीं होता था और वो लगातार नौकरी की तलाश में दर दर भटकते थे, उन सारी चीजों को ओवरकम करके हमने कौशल जो है इंडिया के स्किल्ड बच्चे बाहर आए, चाहे वो कारपेंटरी का कोर्स करके आए, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करके आए, चाहे वो मेसन का कोर्स करके आए, ताकि उन बच्चों को रोजगार मिले, वो खुद रोजगार अपने पैरों पर खड़े हों, रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार लेने पापा जी, वाले आप पूछो, पापा जी। तो इतना बड़ा काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, वो लगातार काम कर रही है। पापा जी, आप पूछो। पापा पूछो। आप पूछो। जेपी नड्डा भी है सोनीपत लोकसभा में, लेकिन फिर भी सोनीपत लोकसभा आप आपका ये सवाल हो देखिए, गया, सोनीपत लोकसभा 20,000 की हार को, कम से कम मैं हमारी पार्टी में तो उस हार को कोई चलो, हार आप नहीं मान रहा। पापा जी, आप कि- बोलिए। अग्निवीर पे बात चल रही थी, तो अग्निवीर में विश्व के महान देश है जो फ्रांस है, जर्मनी है, उन देशों में 39 ईयर्स तक रिक्रूटमेंट होती है आर्मी के अंदर। तो भारत में क्यों आवश्यकता पड़ेगी 17.5 साल से 21 तक? भारत को इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि हमारे देश में एवरेज एज जो थी आर्मी की वो 32 इयर्स थी, जो बाकी देशों से काफी ज्यादा है। और आज के दिन जैसे जैसे एडवांस एज होती जाती है, आपको भी पता है कि जिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आज हमारे सारे के सारे रक्षा उपकरण चल रहे हैं, उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अगर कोई वाकिफ है तो वो हमारे देश का युवा है। आज अगर मैं उदाहरण के तौर पर अगर कंपैरिजन करूं, तो जिस स्पीड से मेरा बेटा, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी जिस स्पीड से मेरा बेटा मोबाइल या लैपटॉप चलाता है, उतनी स्पीड से मैं भी नहीं चला पाती। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से परिचित और युवा उत्साह और उमंग से भरा हुआ जब बॉर्डर पर जाता है तो दुश्मनों की छक्के छुड़ा के आता उन है। देशों में ये जो 60,000 नौकरियां निकाली गई है विधानसभा चुनाव को लेकर निकाली गई है, 5 महीने का टाइम बच गया और 9.5 साल के दौरान आप एक 1.25 लाख के करीब बता रहे हो। एक 1.25 लाख नौकरियां तो लग चुकी, 1.25 लाख नौकरियां लग चुकी है, लेकिन नहीं, लेकिन वो नौकरियां पहले से ही, एक मिनट, नई कोई भी नौकरी नहीं, वो जो सब चीजें पहले से ही पाइपलाइन में चल रही थी, वो पहले से ही पाइपलाइन में चल रहा था। जब माननीय मनोज जी थे तो वो 60,000 नौकरियां भी लगातार पाइपलाइन में चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अभी हमारी मतलब नए मुख्यमंत्री बने तो नई नौकरियां निकाली नई घोषणा हुई है कि वो सब कौशल रोजगार के तहत 50,000 नौकरियां लगाई जाएगी। नई घोषणा है। सभी चीजें पाइपलाइन में चल रही थी, और जो चीजें पाइपलाइन में चल रही थी, बीच में आपको पता है कि वो अपना जो दोनों आचार संहिता जो है वो लगने की वजह से काफी सारी घोषणाएं बीच में स्टैंड स्टिल हो गई थी। लेकिन हमारी सरकार लगातार युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए काम कर रही है और करने के लिए प्रतिबद्ध। आप पूछो नीरज जी। मैडम, आप कह रहे हैं कि सरकार हर मोर्चे पर सफल है, इसके लिए आपको पता है, लेकिन जब सरकार सफल रही है और पार्टी को लूज करना पड़ा है लोकसभा में, 63 सीटें आपकी कम आई है, आपकी व्यक्तिगत बीजेपी, तो इसके लिए क्या आप मानते हैं कि संगठन फेलियर रहा है जो लोगों को समझा नहीं पाया? देखो, 10 साल लगातार राज करने के बाद अगर कुछ सीट्स कम हुई हैं, उसमें सबसे बड़ा काम जो उसका एक सबसे बड़ा कारण जो मैं मानती हूँ कि एक झूठ, एक भ्रामकता, एक भ्रम का जाल बुनने में हमारे विपक्षी सफल हुए, और उस भ्रम के जाल को हम कहीं ना कहीं तोड़ नहीं पाए। आज तक संविधान की अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी की सरकार में 90 बार राज्य सरकारों को गिराया गया, इमरजेंसी लगाई गई, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जितनी बार कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया, संविधान में चेंजेस किए, केवल और केवल अपनी सत्ता के लोभ में, और इस बार भी ये जो उन्होंने भ्रम का जाल बुना है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब आप ये देखिए कि उन्होंने एक भ्रम का जाल बुना। अब उन्होंने, जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो एक बार झूठ बोल के कि हम पेंशन देंगे, क्या वो पेंशन दे पाए? कर्नाटक में उन्होंने एक भ्रम का जाल बुना
कि हम सारे के सारे लोन माफ कर देंगे। क्या वो लोन माफ कर पाए? लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है और झूठी बात के बहकावे में कहीं ना कहीं आ जाती है और उस झूठ को फैलाने में वो सफल हुए। इसलिए जो थोड़ा बहुत हमारे को नुकसान हुआ है, लेकिन हम उस नुकसान को अब कंपनसेट कर लेंगे। हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मजबूत और स्थिर सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी।